नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 406 करेंगे और वीडियो आने में थोड़ा लेट इस वजह से हो गया कि पहले हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे तो शुरुआत के 5-6 सवाल तक साउंड था, उसके बाद फिर सारा गोल ही था। तो फिर से इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ गया यार, इसीलिए थोड़ा सा आज लेट हो गया। चलिए देखिए, का माना एक्स बाई जेड को किसी भी विकल्प के लिए एक्स बाई जेड की 6 अंकों की संख्या किसे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए फिर सवाल पे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये है अपना 3 अंकों वाला कोई संख्या। मान लीजिए ये 3 अंकों की एक संख्या है। ओके ना, इसको एक बार और रिपीट करिए। तो सर 3 अंकों वाली संख्या को 2 बार रिपीट करने पर ये टोटल 6 अंकों वाली संख्या बन गया है। अब ये संख्या को अगर 247 को 2 बार रिपीट किया है ना, तो 247 से अगर डिवाइड करिएगा तो एक बार 247। दो उतरा सर, भाग नहीं लगेगा, जीरो। फिर 4 उतरा, भाग नहीं लगा तो अगेन जीरो। 7 उतरा एक बार, 247 से जीरो आ गया। अब आप सबको पता है भाज्य बराबर क्या होता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल यानी 247 गुना 1001, अब प्लस शेष। शेष कितना है, जीरो। तो जीरो लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो इसको हटाइए। यानी कि आप कह सकते हैं देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 247 गुना 1001, यानी इस संख्या का फैक्टर है इतना सर। इसका मतलब कि ये संख्या 247 से भी पूरा पूरा कटेगा और 1001 से भी पूरा पूरा कटेगा। और ये बहुत खूबसूरत नंबर है 1001। इसका फैक्टर आप ध्यान में रखना, 7, 11 और 13। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1001 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ध्यान में रखिएगा। 7 गुना 11 गुना 13 होता है 1001। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये नंबर जो है 1001 से पूरा पूरा कटेगा। और 1001 से कटेगा कहने का मतलब 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। कई बार ऑप्शन में 1001 रहेगा और नहीं रहा तो 7, 11, 13 होगा। छोटा सा और समझिए एक बात। अब जैसे आप बताना, मान लीजिए आपको बोले कि सर ये 2 अंकों का एक संख्या है एक्स बाई, या न्यूमेरिकल लेते हैं, ये 23 2 अंकों वाली संख्या है। इसको 3 बार रिपीट किए हैं तो 6 अंकों की एक संख्या बन गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखिएगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे, डिवाइड करना नहीं है, बेसिक तो समझ ही गए। अब डायरेक्ट करिए कि सर 23 को रिपीट किए तो 23 से डिवाइड करेंगे सर, तो कितना, एक बार लगेगा एक। दो उतरेगा, भाग नहीं लगेगा, जीरो। फिर 3 तो एक बार में। फिर दो उतरा, भाग नहीं लगा, जीरो। फिर 3 तो 23 एक बार में लगेगा। यानी ये संख्या किससे कटेगा सर, तो आप बोलेंगे सर 23 से भी कटेगा और 10101 से भी ये नंबर कटेगा। कटेगा ना। अब आपको बोले ये 3 अंकों वाली संख्या है एक्स बाई जेड को, 3 अंकों वाली संख्या है, इसको 2 बार रिपीट करेंगे तो ये टोटल 6 अंकों वाली संख्या है। ये किससे कटेगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स बाई जेड इंटू, एक बार लगेगा सर। फिर एक्स उतरा, भाग नहीं लगा, जीरो। बाई उतरेगा, भाग नहीं लगा, जीरो। और जेड उतरा तो एक बार लगेगा। यानी ये नंबर एक्स बाई जेड से कटेगा और साथ के साथ 1001 से कटेगा। और 1001 कहने का मतलब इस 7, 11 और 13 से भी कटेगा। समझ गए ना। तो ये चीज अब आपको ध्यान में ही रखना है। अब आ जाइए सवाल पे। का एक्स बाई जेड किसी भी विकल्प के लिए, एक्स बाई जेड देखिए, तो एक्स बाई जेड को 2 बार रिपीट किया है तो ये 6 अंकों वाली संख्या बन गया। का किससे कटेगा, तो अभी बताइए नंबर किससे कटेगा, तो सर 1001 से। और 1001 कहने का मतलब 7, 11 और 13 से कटेगा। ओके ना। चलिए, कहा 224 के पावर एन और 224 के पावर एन प्लस 1 की इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए। यानी यूनिट डिजिट निकालना है जहां एन कोई पूर्ण संख्या है। सर एन होल नंबर है और आप सबको पता है कि होल नंबर पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। और अगर एन पूर्ण संख्या है तो एन का वैल्यू आप जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो लेंगे तो किसी भी नंबर के पावर जीरो लेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो यूनिट डिजिट निकालना, जीरो तो लेना नहीं है, तब क्या लेंगे सर, एक ले लेंगे। 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिएगा, रिजल्ट सेम आएगा, तो एक ले लेते हैं। अब आप बताना, यहाँ यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका कोई यूज है नहीं। 4 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस
सर यहाँ देखिए तो n अगर 1 लिए हैं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 16 का इकाई अंक कितना 6, तो 4 और 6 10, 10 का यूनिट डिजिट कितना 0, ऑप्शन है। देखिए कहा 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है। कहा कि सर ए का जो हिस्सा है ना बी के हिस्से का 50%, तो बी का हिस्सा अगर 100 है तो इसका 50% कितना होगा 50। सर रेशियो लेंगे तो 1:2 हो जाएगा। सेकेंड डेटा दिया है सर बी का हिस्सा सी के हिस्से का 20% है, बी का जो हिस्सा है सी का 20% है, सी का 20%, यानी सी का अगर 100 है तो इसका 20% कितना होगा 20। रेशियो लेंगे तो 1:5। अच्छा दोनों रेशियो में बी कॉमन है सर, बी अगर कॉमन है तो इसका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो बी को यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 करिए तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से सर। तो ए बी एंड सी 1 2 और 5 दूना 10 का टोटल हिस्सा है सर 1560। अच्छा अनुपात में टोटल हिस्सा कितना है तो 13 पूछा है, बी का हिस्सा यानी 2 का वैल्यू, तो 13 एकम 13 दूना 26, 12 दूना 24, 240 ऑप्शन है। अब देखिए और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर इतना नहीं करना चाहते तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर लीजिए। कहा 3 लोग हैं ए बी एंड सी, कहा एक को प्राप्त होने ए का हिस्सा बी के हिस्से का 50% और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 20%, तो सी का अगर 100 है तो इसका 20% बी का हो जाएगा। और कहा बी के हिस्से का 50%, 50% यानी आधा, 50% यानी आधा, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ए का हिस्सा हो गया। अब रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगा 1 2 और 10 डायरेक्ट हो जाएगा, एक लाइन में आप इस सवाल को कर लेंगे। ओके ना, चलिए आगे। का किसी वृक्ष के छाया की लंबाई वृक्ष के ऊंचाई से √3 गुना है। ये जैसे वृक्ष है तो इसका शैडो इधर बनेगा, मान लीजिए इधर से सनलाइट आ रहा है तो ऊपर से एक सनलाइट आएगा, ये तो पार कर जाएगा सर, ये पार कर जाएगा लाइट, ठीक है ना, लेकिन और बाकी जो लाइट आएगा ये पेड़ जो है इसको ब्लॉक करेगा, तो इसका शैडो इधर बनेगा ना, इसका शैडो इधर बन जाएगा। तो देखिए जरा, कहा कि एक ये है सर हॉरिजॉन्टल लाइन पृथ्वी का सतह, अब ये वृक्ष है, अब इसका शैडो इधर बनेगा। तो सवाल में कहा कि इस वृक्ष के छाया का जो लंबाई है ना, ये जो शैडो का लंबाई है, छाया का जो लंबाई है वृक्ष के ऊंचाई से √3 गुना। सर तो हाइट अगर 1 है तो इसका छाया √3 गुना बनेगा। तो कहा एंगल बताइए कितना डिग्री, तो आप बताइए ये लंब है ये आधार है, तो 1/√3 tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का सर, ऑप्शन है। देखिए कहा एक्स का वैल्यू दिया है 25 सर, बाई का वैल्यू 13 और इसका मान पूछा है, तो आप बताना ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस बाई स्क्वायर, ये एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर है ना, यस। अब एक्स माइनस बाई 25 में से 13 गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, ओहो, जैसे 12 का स्क्वायर करिएगा ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा वर्गमूल 12। कहा दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, कहा छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ दिया जाता है तो यह बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक के बराबर होगा। तो कहा कि बताइए छोटी संख्या, सर पहला संख्या अगर 2x है तो दूसरा 3x हो जाएगा। कहा कि छोटी संख्या का 20% यानी 2x का 20% यानी 1/5 में अगर आप 20 ऐड करेंगे जो परिणाम आएगा वो बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोला लिख लेना, बेसिक सा सवाल है तो बेसिक ही करना पड़ेगा ये। अब आप बताना, इधर 2x/5 है सर और ये 3x/10 इधर आके माइनस का हो जाएगा और 20 उधर जाके घट जाएगा तो 5, एलसीएम हो जाएगा सर कितना 30, 20 ले लेते हैं, 20 एलसीएम 20, 5 चौक 4 दून 8, 10 या सॉरी 10 भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए ना, अब ऐसा थोड़े ना, लेकिन एलसीएम 10 20 जो भी लेना ले लीजिए। तो एलसीएम तो ले ही सकते 10, लेकिन ऐसे कटने वाला नंबर कुछ भी आप ले सकते हैं, तो एलसीएम 5 और 10 का 10 हो जाएगा, 5 दूना 2 दूना 4, 10 एकम 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया, x बराबर 5, तो सर x बराबर क्रॉस करेंगे 10 पचे 50, x का वैल्यू आ गया 50। सवाल कहा कि छोटी संख्या है 2x, x बराबर 50 तो 2x बराबर 50 दूना, तो ऑप्शन ए।
देखिए, कहा पिछले वर्ष किसी परीक्षा में विद्यालय से 300 छात्र शामिल हुए और 33.1/3% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। 33.1/3% कहने का मतलब इसका फ्रैक्शन कितना, 1/3। कहा ए से टोटल 300 बच्चा अपीयर हुआ है, टोटल 300 बच्चा अपीयर हुआ, उनमें से 1/3 भाग, तो 300 का 1/3 यानी 100 बच्चा फेल कर गया, तो पास किया होगा क्या बच्चा, आप बोलेंगे सर 200। आगे का, उसी वर्ष परीक्षा में विद्यालय 20 से 480 बच्चा शामिल हुआ, 20 से 480 बच्चा शामिल हुआ। अब मेन ये डाटा इंपॉर्टेंट है, कहा कि विद्यालय ए और बी से कुल 60% छात्र पास हुआ है। अच्छा, ए से कितने बच्चा पेपर में शामिल हुआ है, 300, बी का कितना बच्चा शामिल हुआ है, 480, तो ए और बी को मिलाकर टोटल कितना बच्चा अपीयर हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 780। और कहा ए और बी से कुल 60% पास हुआ है, तो 780 का 60% पास कर गया, यानी क्या बच्चा पास कर गया, 6 8 48, 42 4 46, 468 बच्चा पास किया है। सर टोटल 468 बच्चा पास किया है, जिसमें से 200 जो बच्चा है वो विद्यालय ए में पास किया है, तो 468 में से अगर 200 ए में पास किया है तो बी में पास करने वाले बच्चों का संख्या कितना होगा, 268। अरे 468 में से 200 ए में वाला घटाएंगे तो आ जाएगा ना बी का 268। अब सवाल कहा कि बी में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी बी में फेल होने वाले बच्चों का संख्या। आप बताइए, टोटल 480 बच्चा बी में शामिल हुआ है, जिसमें 268 पास कर गया, तो फेल किया होगा क्या गो सर, तो आप बोलेंगे 212 बच्चा फेल कर गया। सर 212 बच्चा फेल किया है, टोटल कितना में से, तो बी में टोटल 480 बच्चा है ना, तो 212 बच्चा फेल किया है 480 में से, परसेंट 100 से गुना। सर 10 से 10, 4 2 से काटिएगा 24 बार में, 2 से 5, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 25 और 1 26/6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 44, 44, 44, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये। कहा ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है। ए और बी जो है 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करके बिजनेस स्टार्ट करता है। आगे कहा 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 निकाल लिया, जबकि बी अपनी पूंजी में 33 से 1/3 वृद्धि कर दिया, 6.3 लाख, यानी 6.3 लाख के वार्षिक लाभ। अच्छा, वार्षिक कहने का मतलब क्लियर हो गया कि ये बिजनेस 1 साल यानी 12 महीने का है, ओके ना। अब लाभ का रेशियो जानना पड़ेगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। का ये अपनी पूंजी में 4 माह बाद ये अपनी पूंजी में से 1/5 निकाल लिया, तो सर 4 माह बाद ना 1/5 भाग निकाल लिया, 4 माह तक तो एक का पूरा पैसा ही बिजनेस में निवेश रहा होगा, तो 4 महीना में लाभ मिलेगा कितना, पूंजी गुना समय। अब 1/5 निकाल लिया, ए ने निवेश किया था 5 रुपया और उसका 1/5, तो 5 का 1/5 यानी 1 रुपया निकाल लिया, तो बचा क्या रुपया, 4, जो अगले कै माह तक रहेगा, 8 माह तक रहेगा। और कहा बी जो है 4 माह बाद 33 से 1/3% बढ़ा दिया, तो 4 महीने तक तो बी का यही पैसा रहा, उसके बाद 1/3। अच्छा, 33 से 1/3% 1/3 होता है, बी ने कितना पैसा निवेश किया था, तो आप बोलेंगे सर 6 रुपया, और 1/3 भाग और बढ़ा दिया, तो 6 का 1/3 2, 6 का 1/3 2 रुपया और लगा दिया, तो 6 पहले लगाया था, 2 और लगाया, तो हो गया क्या रुपया, 8, जो अगले क्या महीना तक रहेगा, 8 महीना तक। तो शुरू के 4 महीना में लाभ इतना, आखिरी के 8 महीना में लाभ इतना, दोनों को जोड़कर 12 महीने का ये प्रॉफिट है, बी का 12 महीने का प्रॉफिट हो गया। अब जरा एक बात बताइए, दोनों रेशियो में जो कॉमन है उसको जरा निकाल लीजिए, 4 कॉमन है, 4, तो 4 एकम 4 दूना 8, 4 एकम 4 दूना 8, तो यहाँ 5 एकम 5, 4 दूना 8, 8 5 13, 6 कम 6 8 दूना 16, 16 और 6 22। अब सवाल कहा कि सर 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में से बी का हिस्सा, अच्छा बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा है कितना, 22, और 22 11 का मल्टीपल है, तो आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन से कर सकते हैं सर, 11 दूना 22, 14 नहीं कटेगा, 11 दूना 22 सर 41 नहीं कटेगा, 11 तिया 33, 33 39 नहीं कटेगा, 11 तिया 33, 6 बच गया, तो 66, 11 कटेगा, ऑप्शन डी आंसर यहीं से कर सकते हैं। और आप बना भी सकते हैं पूरा कि सर टोटल 6.3 लाख का लाभ है, अनुपात में दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट हुआ है कितने का, 35 का, बी का हिस्सा पूछा है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 7 पचे 35, 7 नमा 63 यानी 0.9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19, 19.8/5, तो 5 तिया 15, 4 8 5 नमा 45, 5 36 यानी 39.6, तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आइडिया है तो वहां से भी आप कर ले जाएंगे।
देखिए का एक कार्य को 20 दिनों में ए किसी कार्य को 20 दिन में कर देगा। बी ए से 75% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 75% ज्यादा, तो ए अगर 100 है तो 75 ज्यादा, बी का एफिशिएंसी 175 होगा। रेशियो लेंगे 25 चौक 100, 25 सते 75 से, है ना, 25 सते 175 होगा। अब एफिशिएंसी आ गया, ए का एफिशिएंसी 4 है यानी ए पर डे 4 काम, बी का एफिशिएंसी 7 यानी बी पर डे 7 काम का। ए पूरा काम 20 दिन में करेगा। अच्छा ए एक दिन में अगर 4 काम करता है तो 20 दिन में टोटल 80 काम, और इस काम को का बी कितने दिन में, तो बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए। 80/7 यानी 11 सते 77, 11 से ही 3/7। देखिए कहा एक आदमी ने 50, ये अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको आराम से समझिएगा। कहा एक आदमी ने 50 रुपए में 5 के दर से कुछ सेब खरीदा है। कुछ कितना खरीदा है नहीं दिया, ये रेट दिया है सर। 50 में 5 का भाव, 50 में 5 का दर से सेब खरीदा, ये रेट दिया है खरीदने का कि सर 50 रुपए में 5 के दर से कुछ सेब खरीदा, यानी कि 5 सेब का रेट है क्या रुपया, 50 रुपया। इस भाव से कुछ सेब खरीदा। आगे सवाल में कहा सर कि समान संख्या में, ध्यान से ये देखिए, समान संख्या में 50 रुपए में 6 के दर से सेब खरीदा है। यानी पहली बार जितना सेब खरीदा ना, दूसरी बार उतना ही सेब खरीदा, लेकिन दूसरा बार रेट क्या था, तो सर 50 रुपया में 6 के दर से, यानी 6 सेब खरीदा है क्या रुपया में, 50 रुपया में। तो सर ये खरीदने का डबल रेट दिया है, पर इन दोनों जगह कांस्टेंट क्या है, पहली बार जितना सेब खरीदा था दूसरी बार भी उतना ही सेब खरीदा है। तो देखिए तो यहाँ क्वांटिटी सेम है का, पहली बार 5 सेब का रेट था 50 रुपया, दूसरा 6 सेब खरीदा है 50 के भाव से, तो क्वांटिटी सेम करिए। सेम करने के लिए सर यहाँ 6 से, तो यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा, तो 6 पचे 30, 300। यहाँ 5 से करना पड़ेगा सर, तो यहाँ भी 5 से, 5 पचे 25 यानी 250। तो आप बताइए पहली बार गए तो 30 सेब खरीदे, दूसरी बार भी 30, तो टोटल खरीद लिए क्या वो सेब, 60 सेब। क्रैमुल कितना हो गया टोटल 60 सेब का, 550 रुपया क्रैमुल आ गया। अब आगे सवाल कहा कि सर उन सब को 100 रुपए में 11 के भाव से बेच दिया, यानी 11 सेब को बेच दिया कितना रुपया में, 100 रुपया में। ओके ना। अब एक बात आप बताइए कि सर क्रैमुल भी मालूम है, बिक्रैमुल भी मालूम है, क्या यहाँ से प्रॉफिट या लॉस डायरेक्ट आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे सर नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी, ये क्रैमुल जो है ना सर, ये 60 सेब का है, और ये जो बिक्रैमुल है ये 11 सेब का है। तो सर क्वांटिटी सेम नहीं है, और आप सबको पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस के लिए क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे तो ऊपर में 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 11 से कर देंगे। 11 0, 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 5 60। सर यहाँ 60 से करेंगे तो 60 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 6000 हो जाएगा। और देखें यार एक चीज बार बार बोल रहे हैं, हमको समझाना होता है इसलिए लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं वो बेसिक उनका थोड़ा सा वीक रहता है, तो वो अगर डायरेक्ट हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे ना तो वो चीज नहीं। जो मैक्सिमम बच्चा जो बच्चे सही हैं वो तो मेंटली कर ही लेंगे, पर जिनको थोड़ा सा, जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक रहता है, दिक्कत हो जाता है, तो इसीलिए हम लिख देते हैं। नहीं तो आप यहाँ 6 पचे 30 डायरेक्ट कर लेते, 5 पचे 25 250, फिर 11 से डायरेक्ट यहाँ 60 से। चूंकि आपको लिख के दिखाना थोड़े ना किसी को, आपको तो कैलकुलेशन आप ही को करना है, तो आप अपना शॉर्ट में थोड़ा सा ये वाला मल्टीप्लाई वाला आप माइंड में कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप बताइए यहाँ पर 11 छक्का 660 का क्रैमुल आ गया और 660 का बिक्रैमुल, क्वांटिटी सेम हो गया। तो बताइए लॉस कितने का हुआ, 50 का। 50 का लॉस हुआ है कितना पर, तो 60 50 पे। परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना, काटिएगा 1 2 एक बार में, यानी 100/121, 100/121% का क्या होगा, हानि होगा। तो अच्छा सवाल था, एक दो बार अच्छे से करिएगा तो इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। फिर दोबारा अगर इस टाइप का सवाल मिलेगा तो कम समय में आप कर ले जाएंगे। देखिए कहा यदि किसी घन की भुजा की लंबाई प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना, अगर साइड जो है पहले से 3 गुना कर दिए, पहले 1 था तो अब 3 कर दिए, तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा ये पूछा है। और आपको सबको पता है घन का आयतन भुजा क्यू होता है, भुजा 1 था तो आयतन 1 का क्यू 1, अब भुजा 3 है तो आयतन 3 का क्यू 27। तो आयतन कै गुना हो जाएगा, तो 1 से 27 हो गया कै गुना, 27 गुना। सर ये सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सारा इंटीजर को एक साथ जोड़ लीजिए। 777, 777 कै बार जोड़ना है, 4 बार ना, तो 4 सते 28, हाथ में 2, 28 2 30, 28 3 31। अब सर सारा फ्रैक्शन को अगर ऐड करिएगा, सारा फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो एलसीएम सबका 5 हो जाएगा, और ऊपर कितना 1 और 2, सबके नीचे 5 ही है ना, तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 2 और 1 3 और 3 6 4 10, काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, ऐड कर देंगे तो 3100।
बस ऑप्शन। देखिए कहा x का न्यूनतम मान जिससे संख्या इतना प्लस इतना 8 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान पूछा है। कहा कि x का मान क्या ले ताकि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 8 से कट जाए। तो सर एक बात बताइए, 8 से कटने का रूल होता है आखिरी का 3 डिजिट, आखिरी का 3 डिजिट देखें तो कितना है 700, सॉरी 75x है। तो 8 नमा 72, शेष बचा 3। अब दो दो लेंगे, अगर 3 है ना, 8 9 72, 3 बच गया शेष। तो x का मान क्या लेता है कि 8 से कट जाए, तो आप बोलेंगे सर 8 चौक 32 होता है, यानी x का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ बताइए, तो यहाँ आखिरी का 3 डिजिट 5 9 x है, तो 9 8 सते 56, शेष बच गया 3। x का वैल्यू क्या लेता कि 8 से कट जाए, तो 3 है, तो 32 कटता है 8 से, तो 2 लेना पड़ेगा x का वैल्यू यहाँ भी। अब कहा है कि सर इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 2 2 4 9 और 5 14 और 7 5 12 और 1 13, 8 से ऐड करने पर भी वो क्या होगा 8 से कट ही जाएगा। देखिए कहा 1 से 200 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं जो 5 का गुणज है। ध्यान से 1 से 200 के मध्य बोला है, यानी 1 और 200 के बीच जितना भी संख्या 5 से कटेगा ना, गुणज यानी मल्टीपल कटने वाली नंबर, 1 से 200 के बीच जितना भी नंबर 5 से कटेगा उन सबका योग पूछ रहा है। तो 5 से कटने वाली पहली संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15, इस तरह से लास्ट कौन सा होगा, मतलब 200 के रेंज में। तो 200 तो कटेगा, लेकिन 200 नहीं बोला, 200 से मध्य 1 और 200 के बीच वाला, यानी 200 से जस्ट पहले नंबर कौन है जो 5 से कटेगा, 195। तो सर 5 अगर कॉमन कर लेंगे तो एपी वाला अप्रोच से भी सवाल को कर सकते हैं, पर आसान सा सवाल है, ऐसे ही कर लीजिए। 5 दिए 15, 5 9 45, तो 5 इंटू 1 से लेकर लगातार n तक के प्राकृत संख्या का योग होता है क्या, n इंटू n प्लस 1/2। तो n का वैल्यू 39 इंटू 39 प्लस 1 40 बट्टा 2, 2 से काटिएगा 20 बार में, 20 पचे 100, 39 गुना 100 3900। देखिए का ए बी सी 3 समूह है, हर एक समूह में क्रमशः 40 50 70 छात्र है। ए बी एंड सी तीनों ग्रुप में बच्चों का संख्या दिया है, कितना दिया है सर 40 50 70। आगे कहा समूह ए के छात्रों का औसत 70 है। अच्छा, ए के छात्रों का एवरेज कितना है 70 है। कहा बी के छात्रों का औसत 60 है। सी के तीनों समूह के छात्रों को मिला दिया जाए तो उनका औसत 80 है। अच्छा, तीनों समूह के छात्रों को मिला देंगे तो एवरेज 80 हो जाएगा, तो सी के छात्रों का औसत। देखिए यार एक चीज, अगर एवरेज निकालना होगा ना तो संख्या को आप छोटा मिनिमाइज कर सकते हैं, संख्या का आप रेशियो ले ले। जैसे यहाँ संख्या अगर रेशियो लेंगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आना हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, कई बार लोग एवरेज का रेशियो ले लेता है, संख्या को छोड़ देगा एवरेज का ले लेगा, कई बार दोनों का ले लेता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। और अगर नहीं उतना दिमाग में आप रख सकते, लोड नहीं लेना चाहते, तो आप जो है 40 संख्या का एवरेज 70, तो योग 40 गुना 70 2800 कर सकते हैं। 50 संख्या का एवरेज 60 है तो योग 50 गुना 60 3000 कर सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं कि सर जब भी एवरेज निकालना है ना तो संख्या का रेशियो ले लेंगे, तो संख्या का रेशियो लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 7 हो गया, तो टोटल कै गो नंबर है 4 और 5 9 और 7 16 संख्या। और यहाँ क्लियर कर दिया है कि सभी 3 संख्याओं के समूह का एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उनका एवरेज 80 हो जाएगा। तो कहा कि बताइए सी के छात्रों का औसत। अच्छा एक बात बताइए, ए में 4 बच्चा है और एवरेज है 70, तो योग हो जाएगा कितना 200। क्लियर है बात। बी में 5 बच्चा है, एवरेज 60 है, तो योग कितना हो जाएगा 3। अच्छा, तीनों क्लास को मिला देंगे तो टोटल 16 बच्चा है, एवरेज है 80, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 1200। कहा कि सी के छात्रों का औसत, तो औसत निकालना है तो योग बट्टा संख्या, तो सी के छात्रों के प्राप्तांकों का योग कितना ये जानना पड़ेगा। तो तीनों क्लास को अगर आप मिला दीजिएगा तो टोटल योग 1280 हो जाएगा। ए और बी का योग घटा दीजिए, 280 और 300 580 अगर इसमें से घटा देंगे तो रिमेनिंग बच जाएगा कितना 780, जो क्लास सी के बच्चों का योग हो जाएगा। अच्छा, क्लास सी के बच्चों के प्राप्तांकों का योग 700 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होगा योग बट्टा संख्या, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 100, यानी क्लास सी के बच्चों का एवरेज कितना है, मतलब 100। क्लियर है। देखिए कहा इसका एचसीएफ निकालना है सर, एचसीएफ निकालना है तो न्यूमेरिकल का पहले एचसीएफ लीजिए, 3 5 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 3 5 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा।
अब वेरिएबल का देखिए तो एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड एक्स बाई जेड तीनों कॉमन है तो एक्स बाई जेड, और आप सबको पता है कि एचसीएफ में कॉमन बेस एंड मिनिमम पावर लेते हैं। एलसीएम अगर रहता है तो ऑल बेस एंड मैक्सिमम पावर लेते हैं, पर एचसीएफ बोला है तो कॉमन बेस मिनिमम पावर। पहले न्यूमेरिकल का एचसीएफ लिए, कुछ भी कॉमन नहीं है तो खत्म, वन हो जाएगा। एक्स बाई जेड कॉमन है। अब मिनिमम पावर तीनों ग्रुप को देखकर बताइए एक्स के मिनिमम पावर कितना, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ दो, तो एक है, हो गया। बाई का मिनिमम पावर एक दो दो, तो एक है, तो ये हो गया एक पावर। और जेड का मिनिमम पावर कितना है, एक, तो यानी इस संख्या का एचसीएफ होगा एक्स बाई जेड। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप बताइए साइन चेंज, चूंकि एंगल सेम कर लेना, और अगर आपका माइंड सेट है, बेसिक क्लियर है ना, तो आप डायरेक्ट कर देंगे कि सर ऊपर नीचे साइन कॉस एंगल का सम 90 डिग्री, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर हम समझ पाएंगे तो आप इसको कर भी सकते हैं, बहुत टाइम इसमें भी खराब नहीं होगा। साइन चेंज होता है किस में, कॉस में। 90 में से 47 गया 43, कट गया सर कितना, 1, 1 के पावर 2 1 रहेगा। सर यहाँ कॉस चेंज होगा साइन में, और 90 में से 43 गया सर 47, कट जाएगा सर 1, 1 के पावर कुछ भी कितना 1 रहेगा, -4 गुना, अच्छा कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2, और उसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, तो 2 दूना 4, तो सर 1 + 1 2 - 2 कितना 0। देखिए कहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी कुल अंकों का 50% लेना होता है, यानी कि परीक्षा पास करने के लिए बच्चा को टोटल जितने मार्क्स है ना उसका 50% लाना आवश्यक है। ये कंडीशन है कि भैया 50% लाइएगा आप पास कर जाइएगा। कहा कि 2 विषयों वाली परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 200 अंक के पहले विषय में 40% अंक प्राप्त किया, यानी 200 मार्क्स का जो पहला सब्जेक्ट था ना इसमें आपको 40% मार्क्स आया। और ध्यान रखिएगा ओवरऑल लाना है क्या परसेंट, 50%। आगे कहा कि सर परीक्षा में पास होने के लिए 150 अंक वाले दूसरे विषय में न्यूनतम कितने % अंक प्राप्त करने होंगे, तो दूसरा सब्जेक्ट है 150 नंबर का इसमें कितना % मार्क्स लाना होगा, यही मेन सवाल है कि 150 नंबर वाले दूसरे विषय में कितना नंबर लेकर आए, कितना % मार्क्स लेकर आए, ताकि ओवरऑल जो है उसके 50%। तो आप बताइए दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल एग्जाम क्या नंबर का हुआ है, 350 का, और टोटल जितने नंबर का भी एग्जाम है इसमें पास करने के लिए क्या % लाना है, ऊपर वाला लाइन में ही बोल रखा है 50%। अब 200 नंबर में से 40% आया है, यानी कितना नंबर आया 80। 350 नंबर के एग्जाम में 50%, परसेंट से 2 जीरो, यानी कि कितना 175। आप बताइए टोटल पास करने के लिए लाना था क्या नंबर 175, आप लेकर आए कितना 80, तो बचा हुआ कितना है लाने के लिए अभी, और कितना लाना जरूरी है, तो सर आप बोलेंगे 175 में से 80 गया सर 95 नंबर और लाना पड़ेगा सर पास करने के लिए। 95 नंबर और लाना है कितना में से, 150 में से, परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना, काट दीजिए 5 दूना 10 5 तिया 15 सर 2 पचे 10 2 9 18 1 19 190/3, यानी 3 छक 18 3 तिया 9, यानी कि 63 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके ना। देखिए कहा दो समान त्रिभुज की समरूप भुजा का अनुपात 2 3 है, तो कहा उनकी समरूप ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखें यार दो सिमिलर ट्रायंगल में संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका और उनके परिमाप का रेशियो बराबर होता है। संगत भुजा, संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका और परिमाप, इन सब का जो रेशियो है ना, रेशियो बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा, संगत ऊंचाई, संगत माध्यिका, संगत परिमाप का रेशियो बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा कि सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो होता है ना, इन सब के रेशियो के वर्ग के बराबर, एरिया का रेशियो इन सब के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। सवाल में कहा संगत भुजा का रेशियो 2 3 है, अच्छा संगत भुजा का रेशियो 2 3 है तो संगत ऊंचाई का भी रेशियो 2:3, संगत माध्यिका का भी रेशियो 2:3 और परिमाप का भी रेशियो 2:3। लेकिन एरिया का बोलता था स्क्वायर कर देते, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पर बोला है संगत ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, भुजा 2 3 है तो ऊंचाई भी 2 3 होगा।
देखिए का शेषफल क्या होगा यदि 2 के पावर 192 को 6 से डिवाइड किया जाए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझिए। अगर 4 को 6 से डिवाइड करिएगा रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप बोलेंगे सर 4 तो 6 से छोटा नंबर है सर, भाग नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर एज इट इज बच जाएगा 4। अच्छा, 4 का स्क्वायर को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 से डिवाइड करेंगे 6 दूना 12, रिमाइंडर फिर भी बच जाएगा सर कितना? 4। हम बोले कि अच्छा ठीक है, 4 के पावर 3 को 6 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या होगा? आप बोलेंगे सर 4 के पावर 3 होता है 64, 6 से डिवाइड करिएगा 6 दहा 60, यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचेगा सर? 4 बचेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सर 4 के पावर कुछ भी ले रहे हैं ना सर, 4 के पावर कुछ भी ले रहे हैं और अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है कितना? 4 रिमाइंडर। ये इसी बार यूपीएससी सी सेट 23 का जो एग्जाम हुआ था ना अभी कुछ दिन पहले, उसी का ये पूछा हुआ सवाल है और 1 नंबर पहला जो सवाल किए वो भी उसी एग्जाम का था। तो सर आपने क्या देखा कि सर 4 के पावर कुछ भी रहेगा ना सर और 6 से अगर डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो जब भी रिमाइंडर में अगर रिमाइंडर टॉपिक में अगर 6 से डिवाइड करने से रिलेटेड सवाल अगर पूछ देना तो आप किसी भी तरीके से देखिए क्या बेस को 4 के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं क्या? अगर अरेंज कर सकते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 6 से डिवाइड करना है तो 2 के पावर 192 है और 6 से इसको डिवाइड करना है तो यहाँ 4 अगर बन जाए काम बन जाएगा सर, तो बन ही जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 पावर से कॉमन करेंगे तो ये 2 नम 18, 2 छक 12 96 और बट्टा 6। आप बताना, लिख ही देते हैं, 2 का स्क्वायर 4, कंप्लीट के पावर 96। अच्छा 6 से डिवाइड करेंगे और अभी आपने पढ़ा सर 4 के पावर कुछ भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा? 4। ऑप्शन डी। देखिए का 5 संख्या का औसत 76। अच्छा 5 का औसत अगर 76 है तो 5 का योग क्या हो जाएगा? 5 गुना 76, 300। आगे का पहली संख्या अन्य 4 संख्या के योग का, पहली संख्या ए है, अन्य 4 संख्या यानी मान लेते हैं बी सी, टोटल 5 है ना, पहला ए है तो अन्य 4 संख्या बी सी डी और ई। आप पहली संख्या अन्य 5 संख्या के योग का 3/7, 3/7 यानी 3:7। सर पहली संख्या 3 है, अन्य 4 संख्या का योग 7 है, तो इन पांचों संख्या का योग कितना? 3 और 7 10 यूनिट है, पर योग दिया है कितना? 380। 10 यूनिट 380, 1 यूनिट बराबर 38। और अगर 1 यूनिट 38 है तो आप पहली संख्या बताइए 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 गुना 38, 3 × 24, 3 × 9 और 11, 114। ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा पहली संख्या तो बता दिए, लेकिन अगर आपसे दूसरी तीसरी यानी बी सी डी ई में से किसी का भी वैल्यू पूछता तो आप क्या जवाब देते? तो आप बोलते सर आंसर होगा डी आई। नहीं ज्ञात कर सकते, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन है सर, 4 वेरिएबल आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, केवल एक का यहाँ पे सेपरेट वैल्यू आप बता सकते हैं। देखिए कहा किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ाया जाए और हर 40% बढ़ाया जाए, तो फ्रैक्शन है सपोज x/y, ओके ना। का अंश को 60% बढ़ा दे। देखें यार कुछ लोग करता क्या है, x है 60% बढ़ा दे तो कहता है सर 60% बढ़ाने को ना बोला है तो x + 60% कर देगा। सर यूनिट अलग अलग है, इसको आप नहीं जोड़ सकते ऐसे, ठीक है ना। इसको कर कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x है और x है, इसमें कहा कि 60% वृद्धि कर दिए तो x का 60% ऐसे लिखना होता है। तो आप ऐसे थोड़े ना बच्चा में ऐसे तो जब 6, 7, 9, 10th में पढ़ते होइएगा तो इस तरीके से लिखते। आपको करना क्या है, जैसे संख्या x है 60% वृद्धि कर दिए तो आपको पता है कि सर कोई भी नंबर जो है अपने आप में 100% होता है। अब x एक संख्या ये अपने आप में 100% है, इसमें 60% वृद्धि कर दिए, ये है खुद 100, 60% बढ़ा है तो ये खुद का हो गया कितना? 160%। और एक संख्या x, इसमें 20% कमी की है तो खुद 100 है, 20% कमी की है तो ये खुद का हो गया क्या परसेंट? 80%। क्लियर है? तो इस चीज को लेकर छोटा छोटा बात है, ये सब बताना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को दिक्कत होता है तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कहा अंश में 60% वृद्धि कर दिया यानी अंश खुद का हो गया कितना? 160%। हर में 40% वृद्धि किया तो खुद का हो गया 140%। फ्रैक्शन का मान कितना हो गया? 16/63। सर परसेंट जीरो से परसेंट जीरो कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 7 दूना 14, 7 नंबर 63। तो x/y बराबर 2 क्रॉस करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2/9। का एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर दूरी तय करता है। थोड़ा सा अच्छा सवाल, मतलब अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर।
कहा 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होता तो उसी यात्रा के लिए ट्रेन को 2 घंटे कम लगते। अच्छा, 2 घंटा कम क्यों लगता है जब चाल आप बढ़ा देते 10 किलोमीटर। तो कहा कि यात्रा को पूरा करने के लिए इसके द्वारा सामान्य रूप से कितना समय लगता है, यानी कि टाइम पूछ रहा है। सवाल क्या पूछ रहा है, कितना समय लगता है यात्रा करने में। तो एक बात बताइए, 400 किलोमीटर दूरी, सपोज आपका ओरिजिनल स्पीड भी था तो समय कितना लगता होगा, तो दूरी बट्टा चाल समय। अब आपका चाल 10 बढ़ गया, अच्छा चाल बढ़ेगा तो समय कम न लगेगा। और अंतर जब भी निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा बात कि अंतर जब भी निकालते हैं तो बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। पहले चाल भी था, अब चाल 10 बढ़कर हो गया है भी प्लस 10। तो आप बताइए इसका वैल्यू छोटा होगा या इसका वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर चाल कम है तो समय बड़ा आएगा, चाल बड़ा है तो समय छोटा आएगा। तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, अंतर कितना होगा, 2। अब तो ऑप्शन से इस सवाल को आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऑप्शन से कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में पूछा समय है तो ऑप्शन में तो समय का वैल्यू दिया होगा, लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन सा अननोन है, तो वी। तो सर ऑप्शन से तो नहीं कर सकते कि भी का मान 10 ले लेंगे, 8 लेके चेक करेंगे, क्योंकि टाइम पूछा है तो ऑप्शन में समय दिया है, लेकिन इक्वेशन में अननोन क्या है, वेरिएबल चाल, बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। आप बताइए, टाइम पूछा है तो टाइम का भी मान आया, ओरिजिनल समय यानी ये वाला समय आपसे पूछा है कि 400 किलोमीटर दूरी अपने ओरिजिनल स्पीड भी से जाते हैं तो कितना समय लगता है, तो इसका वैल्यू पूछा है। तो इसका वैल्यू ही ऑप्शन में दिया होगा। तो मान लेते हैं अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू अगर 10 आए, 10 घंटा समय आ जाए, तो इसके लिए भी का मान क्या लेना पड़ेगा सर, तो 10 चौक 40 यानी 40 लेंगे। तो भी का मान अगर 40 लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। अगर भी का मान 40 लेंगे तो 40 और 10 50 से डिवाइड करिएगा कितना, 8। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। भी का मान अगर 40 लेंगे तो ओरिजिनल टाइम 10 आएगा और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब अच्छा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना था यहाँ पे। कहा यदि क्लास में 32 लड़कियां हैं, लड़कियों और लड़कों का रेशियो 16:9 है तो लड़कियों का प्रतिशत, परसेंटेज रिजल्ट मांगा है तो रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, रेशियो से करिए। गर्ल्स है क्या को, 16 को, टोटल कितना में, 25 में, परसेंट तो 100 से गुना, 25 चौक 16 चौक। देखिए कहा नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देगा, परंतु टंकी में छिद्र होने के कारण, पानी के रिसने के कारण टंकी 2 से 1/3 घंटे में भरती है। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट वाला सवाल है यार, कि नल अगर अकेले भरेगा बिना किसी डिस्टर्बिंग का, बिना किसी अवरोध का अगर भरेगा तो टैंक को 2 घंटे में भर देगा। लेकिन रिसाव होने के कारण, अवरोध हो गया ना, रिसाव हो रहा है, यानी कि आप भर रहे हैं पानी और नीचे से रिसाव जो है निकाल रहा है। आप भर रहे हैं, नल भर रहा और रिसाव से निकल रहा, तो दो सिस्टम ना काम करने लग गया, जिसके कारण अब समय लग रहा है 2 से 1/3। तो ऐसा सवाल अगर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, फॉर्मूला होता है ए गुना बी बट्टा ए माइनस बी। तो ए बड़ा वाला, और ध्यान रखिएगा ए इज ग्रेटर देन बी होगा। तो ए 2 से 1/3, 3 दूना 6 और 1 7/3 इंटू बी, बी कितना है 2 बट्टा ए 7/3 और -2, तो ये हो जाएगा 14/3। और नीचे 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1/3, 3 से 3 कट गया, कै घंटा, 14 घंटा। ऑप्शन डी। देखिए कहा किसी एक किसान अपनी एन गाय के झुंड को अपने 4 बेटों में बांटता है। एक किसान के पास टोटल एन गाय था और उन सभी को अपने 4 बेटों के बीच में बांटना चाह रहा है। कहा पहले बेटे को आधा झुंड दे दिया तो टोटल एन गाय था, इसका आधा पहला बेटा को दे दिया, आधा इकट्ठा पहला बेटा को दे दिया। अब कहा दूसरा को 1/4, टोटल एन है तो एन का 1/4 दूसरा को दिया, और तीसरा को 1/5, एन का 1/5 इतना तीसरा को दिया, और 7 गाय चौथा को दिया है। अच्छा, और चारों बेटा को मिलाकर टोटल कितना गाय का बंटवारा कर दिया, टोटल एन गाय बांट दिया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है यार, बट्टा में कुछ नहीं है ना, 1 है। एलसीएम हो जाएगा 20, 2 से 10 एन, 4 पचे 5 एन, 10 5 15, 5 चौक तो 15 4 19 एन। अब प्लस 20 सते 140 बराबर एन, तो ये हो जाएगा 19 एन, अब प्लस 140 बराबर 20 एन। 19 एन उधर जाके घटेगा तो एन बचेगा, और एन बराबर कितना, 140।
का एक गांव में कुल जनसंख्या का 2/3 पुरुष है, 2/3 पुरुष है और शेष महिला है। अच्छा, मेल है कितना? 2/3। मेल कितना है सर? 2/3 दिख जाएगा। हाँ, मेल है कितना, यहाँ लिखते हैं। मेल कितना है सर? तो आप बोलेंगे 2/3 भाग मेल है। अच्छा, 2/3 मेल है तो रिमेनिंग कितना बच गया? 1/3, जो क्या होगी? फीमेल होगी। आगे कहा कि 80% पुरुष और 70% महिला शिक्षित है। जितने पुरुष हैं ना, उनमें से 80% शिक्षित है। 80% यानी 4/5 भाग मेल शिक्षित है, और जितना महिला है उनमें से 70% यानी 7/10 भाग महिला शिक्षित। आगे कहा 50% शिक्षित पुरुष तथा 40% शिक्षित महिला स्नातक है। कहा कि जितने पुरुष शिक्षित है ना, इनमें से 50% यानी आधा ग्रेजुएट है, और जितना महिला एजुकेटेड है इनमें से 40% यानी 2/5 भाग महिला ग्रेजुएट है। आगे कहा 20% स्नातक पुरुष और 28 सही 4/7% स्नातक महिला सरकारी जॉब करती है। अच्छा, जितने पुरुष ग्रेजुएट है ना, उनमें से 20% सरकारी जॉब करता है, 20% यानी 1/5, और जितनी महिला ग्रेजुएट है उनमें से 28 सही 4/7। अच्छा सर, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/7। तो 28 सही 4/7% का फ्रैक्शन क्या होगा? इसका डबल है ना, तो 2/7, और नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो कहा कि जितने महिला ग्रेजुएट है उनमें से 2/7 गवर्नमेंट जॉब करती है। तो इतना मेल है गवर्नमेंट जॉब करने वाला, इतना फीमेल है गवर्नमेंट जॉब करने वाला, टोटल ऐड कर दिए तो टोटल इतने लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हो गए। तो 2 से 2 कट गया सर, और यहाँ 7 से 7 कट गया, 2×5 = 10। तो सर ये आ गया 4/25 सर, ये कितना है? 2/75। ऐड कर लेंगे, एलसीएम 75, 4×2 = 6/75। परसेंट में रिजल्ट मांगा है तो 100 से 25×25 = 100, 3×2 = 6, 4×2 = 8% लोग गवर्नमेंट जॉब करता है। क्लियर है बात? हो जाएगा। देखिए कैसी है। का सीता जी हैं, कौन है? सीता जी। और एक है गीता और मीता। एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है? 60, 40 और 20। अच्छा, सीता को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या? 60% यानी 3/5। गीता जी को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 40% यानी 2/5। और मीता को पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 20% यानी 1/5। इन तीनों के पास करने का ये प्रोबेबिलिटी है। कहा कि क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मीता उत्तीर्ण ना हो? यानी आपसे पूछ रहा है कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि गीता जी भी पास कर जाए, सीता जी भी पास कर जाए, लेकिन मीता फेल कर जाए। तो आप बताइए। और एक चीज आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी हो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, और मतलब गुना होता है या मतलब प्लस होता है। तो और बोला है कि सीता और गीता और मीता। तो सर, सीता के पास करने का प्रोबेबिलिटी बोला है तो कितना है? 3/5। गीता के पास करने का प्रोबेबिलिटी कितना? 2/5। लेकिन बोला मीता के फेल होने का प्रोबेबिलिटी, तो मीता 1/5, मीता के पास होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो फेल होने का कितना? 4/5। तो फेल होने का प्रोबेबिलिटी 4/5 है। कहा सीता के पास होने का प्रोबेबिलिटी 3/5 और मतलब गुना, गीता के पास होने का प्रोबेबिलिटी 2/5 और मतलब गुना, मीता के फेल होने का प्रोबेबिलिटी 1/5 पास है तो फेल 4/5। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। 25×100, 4×16, 2×32, 96। 5 से डिवाइड करेंगे, 19×5 = 95 यानी 19% हो जाएगा। का 3 क्लास में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक क्लास के छात्रों की संख्या 30 से वृद्धि की जाती है तो यह रेशियो बदलकर 4:5:7 हो जाता है। अच्छा, पहले 2 था, हो गया 4, यानी कि 2 यूनिट का वृद्धि। दूसरा में 3 से 5, यहाँ भी 2। तीसरा में 5 से 7, यहाँ भी 2, यानी कि अनुपात में 2-2 का वृद्धि हुआ है। एक्चुअल में 30 का वृद्धि, 2 = 30 हो गया। 2 = 30 तो 1 = 15। 1 = 15। अब सवाल कहा सर कि वृद्धि के बाद छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, तो वृद्धि के बाद वाला रेशियो ये ना है, वो तो वृद्धि से पहले वाला है। वृद्धि के बाद का रेशियो ये है, तो वृद्धि के बाद छात्रों का संख्या कितना है? 4 + 5 = 9 + 7 = 16। तो 1 यूनिट बराबर 15, 16 यूनिट बराबर कितना? 15×6 = 90, अब 15 और 9 = 24, 240। ऑप्शन डी। 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड है? आप सबको पता है का वाला नीचे होता है। का 15 घंटे का कितना परसेंट 18 सेकंड है? तो 18। 15 घंटा मिनट में लाएंगे तो 60 से गुना, मिनट को सेकंड में लाएंगे 60 से।
क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ सेकंड है यहाँ आवर है तो सेकंड बना लिया। परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से, 2 जीरो से सर 2 जीरो, 6 तिरिक 18, 3 दूना 6 यानी 1/30%। ओके, तो चलें यार आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू।